हेलो गाइस, फ्रॉम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए नेक्स्ट वीडियो, इट इज एल्बो जॉइंट। ठीक है, ग्रेट। देखो यार, जितने भी अपन ने जॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, तो जॉइंट में अपन बेसिकली ये 5 रीजन मतलब 5 हेडिंग्स के अंदर सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, यही चीज अपन ने शोल्डर जॉइंट में भी कवर करी थी, यही चीज अपन एल्बो जॉइंट में भी कवर करेंगे। तो वो क्या 5 चीजें, देखो सबसे पहले कौन सा टाइप है, ठीक है, कौन कौन सा उसका आर्टिकुलर सरफेस है, तो ये अपना होता है सबसे पहला। दूसरा अपन बात करते हैं कि उसकी कैप्सूल लाइनिंग क्या है, कैप्सूल जॉइंट किससे बन रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल लाइनिंग क्या है, और फिर वो कुछ बरसा बना रहे कि नहीं बना रहे, करेक्ट। तीसरा फिर अपन देखते हैं, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं लिगामेंट्स, क्योंकि हर जॉइंट को सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, लिगामेंट्स और कुछ उसके पास एडिशनल सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं लिगामेंट्स के बाद अब अपन देखेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, रिलेशंस, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है। और लास्ट अपन देखते हैं मूवमेंट्स, ठीक है, कि वो मसल वो जॉइंट कौन कौन से मूवमेंट्स कर रहा है एंड ऑफ कोर्स उसको कौन कौन सी मसल प्रोड्यूस कर रही है। एंड सबसे लास्ट में अपना क्लिनिकल एनाटॉमी तो रहता ही है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये चीज़ें अपन स्टार्ट करेंगे और इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अपन पूरी बॉडी के सारे जॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या आपको एक पैटर्न क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप को लेकर के, ठीक है, ग्रेट। अगर अपन टाइप की बात करें, टाइप की, तो एल्बो जॉइंट क्या है। एल्बो जॉइंट एक तरीके से हिंज जॉइंट है, एक साइनोवियल वैरायटी का हिंज जॉइंट है, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट मतलब जहाँ पे ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यही मूवमेंट हो सके उसे अपन कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। अपन बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस की। ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। देखो एल्बो जॉइंट बेसिकली कैसा जॉइंट है, तो बेसिकली वो जॉइंट ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, इन 3 बोन के बीच में बन रहा है। तो ये एक्चुअली एक ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट है, ठीक है, और एक ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट है, ठीक है। ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में एक जॉइंट बनेगा ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट, ह्यूमेरो रेडियल के बीच में बनेगा ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, और ये मिलाकर के कहलाता है एल्बो जॉइंट। समझ गए मेरी बात। तो ये 2 जॉइंट मिलाकर के अपन कहेंगे एल्बो जॉइंट। अगर ह्यूमेरो अल्नर की बात करें, देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अपन बनाते हैं। देखो मैं एक ह्यूमेरस बनाता हूँ, राइट, ठीक है, ये ह्यूमेरस लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, ये अपना लैटरल एपिकोंडाइल, ये इसका कैपिचुलम, ठीक है, ये इसका ट्रोक्लिया, राइट, इसका ट्रोक्लिया, और ये इसका मीडियल एपिकोंडाइल, और ये इसकी फिश शाफ्ट। समझ गए मेरी बात। इसका मीडियल एपिकोंडाइल, इसकी शाफ्ट, ठीक है। तो एक जॉइंट बनेगा ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में। देखो ये है कैपिचुलम, ये है ट्रोक्लिया, ठीक है, ये है अपना लेटरल एपिकोंडाइल, ये है अपना मीडियल एपिकोंडाइल। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो ये ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट किसके बीच में बन रहा है, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमेरस, ठीक है, और ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। तो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, ये हो गई इसकी ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। तो ये जो जॉइंट बना ये हुआ अपना ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, और कैपिचुलम एंड हेड ऑफ रेडियस इसके बीच में भी जॉइंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट। ये दोनों मिला के बनाएंगे एल्बो जॉइंट। सी ये हेड ऑफ रेडियस हुआ है ना, ये इसकी नेक वगैरह, और ये इसकी शाफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो जॉइंट बन रहा है वो अपना कहलाएगा एल्बो जॉइंट, ठीक है, ग्रेट। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। देखो एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, क्या प्रोनेशन सुपिनेशन नहीं हो रहा, प्रोनेशन सुपिनेशन नहीं हो रहा, हो रहा है, राइट, हो तो रहा है, बट एक्चुअली वो एल्बो जॉइंट के लेवल पे नहीं हो रहा, वो हो रहा है सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट पे। किस पे हो रहा है, वो हो रहा है अपना सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियस और अल्ना के बीच में भी जो जॉइंट है
है ना, एक है सुपीरियर, ये कह लो प्रॉक्सिमल, एक है डिस्टल, ये इंफीरियर, ठीक है ना। तो वहां पे प्रोनेशन सुपिनेशन होता है, बट ऐसा लगता है कि एल्बो जॉइंट पे हो रहा है। सो देयर इज अ फंक्शनल टर्म कॉल्ड एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स। क्या है? एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स। तो एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शनल टर्म है जिसके अंदर ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट और सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट आता है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स के लेवल पे, ठीक है, आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो हो रहा है, प्रोनेशन सुपिनेशन भी हो रहा है, बट ये एल्बो जॉइंट नहीं है। एल्बो जॉइंट तो सिर्फ ह्यूमेरो अल्नर और ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट है, समझ में आई मेरी बात। बट एक ब्रॉड टर्म में फंक्शनल लेवल पे एक वर्ड यूज किया जाता है एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये सारी चीजें हो रही है। और एल्बो जॉइंट कैप्सुलर लाइनिंग भी इसी तरीके से चल रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकुलर सरफेस, एल्बो जॉइंट और एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स में फर्क समझ में आ गया, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, अब अपन बात करते हैं तीसरा टाइप, देख लिया आर्टिकुलर सरफेस देख लिया, अब अपन बात करते हैं कैप्सूल का। देखो यहाँ पे कैप्सूल यहाँ पे कैप्सूल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर इंट्रा कैप्सुलर, कौन से स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। मेरी बात आ रही समझ में? कौन से स्ट्रक्चर इंट्रा कैप्सुलर, कौन से स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। देखो जो हेड ऑफ द रेडियस है वहां पे एक लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एन्युलर लिगामेंट, ठीक है। अभी मैंने कैप्सूल नहीं पढ़ाया है एल्बो जॉइंट का, ये मैं एक बात बता रहा हूँ। हेड ऑफ द रेडियस पे होगा अपना एक एन्युलर लिगामेंट, क्या होगा? एन्युलर लिगामेंट, ठीक है, एन्युलर लिगामेंट। सो एन्युलर लिगामेंट क्या है? एन्युलर लिगामेंट इज अ सर्कुलर बैंड ऑफ फाइबर्स, ठीक है, जो हेड ऑफ द रेडियस को कवर करता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। इस ट्रोक्लिया के ऊपर है अपना कोरोनॉइड फोसा। क्या है? कोरोनॉइड फोसा। तो यहां मैंने बना दिया कोरोनॉइड फोसा, सी दिस इज अवर कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। और इस कैपिचुलम के ऊपर है अपना एक रेडियल फोसा। क्या है? रेडियल फोसा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। आपको अल्ना के पार्ट समझ में आते हैं। देखो ह्यूमरस के अंदर क्या है, ये तो है अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये है अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे अपना कैपिचुलम, ठीक है, ये अपना कैपिचुलम, ये अपना ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के ऊपर है कोरोनॉइड फोसा और कैपिचुलम के ऊपर है रेडियल फोसा। देखो कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा क्यों है, समझ आ रहा है क्यों है? क्यों है कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा? क्योंकि नीचे रेडियस है। देखो यहां से समझ में आएगा, सी ये सेमीफ्लेक्स पोजीशन है, ठीक है। आप देख सकते हो ये है अपना अल्ना, ये है अपनी रेडियस और ये है अपना ह्यूमरस, ठीक है। ये मीडियल साइड से लिया गया सेमीफ्लेक्स पोजीशन है। देखो ये है अल्ना का, ये जो आप देख रहे हो ये है अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे ही आप फ्लेक्शन करोगे, है ना, ये अल्ना है ना, जैसे ही आप फ्लेक्शन करोगे तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये कहाँ जाएगा? फोसा में, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ये है अपना ट्रोक्लिया, ठीक है, ट्रोक्लिया है ना, ये अपना ट्रोक्लिया है, ठीक है। और इसी वजह से ये जो नॉच है, ठीक है, ये जो नॉच है ना, ये खड्डा जो बन रहा है ये अपना कहलाता है ट्रोक्लियर नॉच। और पीछे है अपना ओलिक्रेनन फोसा, ठीक है, पीछे क्या है अपना ओलिक्रेनन फोसा, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। जब एक्सटेंशन करोगे तो ये प्रोसेस ओलिक्रेनन फोसा में चले जाएगा, है ना। नाम समझ में आ गए? इसी तरीके से सारे नाम रखे हुए। अब कैप्सूल को समझना किस तरीके से कैप्सूल लाइंड है। देखो जो अपना कैप्सूल है, ठीक है, वो कैपिचुलम को कवर करता हुआ, रेडियल फोसा को कवर करता हुआ, ठीक है, अपना कोरोनॉइड फोसा को भी कवर कर रहा है, ठीक है, फिर ट्रोक्लिया को कवर करता हुआ ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ट्रोक्लिया को कवर करता हुआ अल्ना की ट्रोक्लियर नोच से होता हुआ जाता है। कहाँ से जाता है? ट्रोक्लियर नोच से होता हुआ जाता है और फाइनली ये ब्लेंड कर जाता है एन्युलर लिगामेंट के साथ। समझ गए? ये फाइनली ब्लेंड कर जा रहा है एन्युलर लिगामेंट के साथ। तो ये है अपना कैप्सुलर लाइनिंग। मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ, ठीक है ना, ये देखो, तो इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी अपनी कैप्सुलर लाइनिंग आई मेरी पसंद में। अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंट्रा कैप्सुलर है, रेडियल फोसा है, यस सर, कोरोनॉइड फोसा है, यस सर, ट्रोक्लिया है, कैपिचुलम है, ठीक है, हेड ऑफ द रेडियस है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना है, ग्रेट। बट क्या नहीं है? मीडियल एपिकॉन्डाइल इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर, लेटरल एपिकॉन्डाइल इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर। और मीडियल एपिकॉन्डाइल से जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, वो मसल्स जो फ्लेक्शन कराती है वहां से ओरिजिनेट होती है, उसे अपन कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ये अपन फोर आर्म में देखेंगे। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल से जितने भी मसल्स टेंडेंस है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से जितने भी मसल टेंडेंस है, वो भी एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि होने भी चाहिए, क्योंकि उनको उनका काम करना है। कैप्सूल के अंदर बैठ के कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। आई मेरे पास हमने ये अपना एंटीरियर सरफेस पे था। अगर मैं थोड़ा सा पोस्टीरियर पे लूँ, सी
ठीक है। लेट्स से ये वही लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, और ये अपना ऑलिक्रेनन प्रोसेस है, ठीक है, और ये अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अपनी आएगी रेडियस, ठीक है, इस तरीके से अपनी आ गई रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे अपना आएगा ऑलिक्रेनन, ठीक है। ये ऑलिक्रेनन प्रोसेस का ऑलिक्रेनन फोसा के अंदर अपना ऑलिक्रेनन प्रोसेस जाएगा और फलना, और फिर ये इस तरीके से आगे मेरे पसंद में। तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। देखो यहाँ पे कैप्सूल कैसे चल रहा है, देखो वापस वही बात, देखो हेड ऑफ द रेडियस पे तो अपना एनुलर लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है। यहीं से देखो जो अपना कैप्सूल है वो ऑलिक्रेनन फोसा को कवर करेगा, उसके मार्जिन्स को, ठीक है। ऑलिक्रेनन मार्जिन्स को कवर करता हुआ वापस से मैंने आपको बताया था ट्रोक्लियर नॉच पे जाएगा, ठीक है, और अपना ऑलिक्रेनन प्रोसेस को कवर करेगा, ठीक है, इस तरीके से, और फिर फाइनली एनुलर लिगामेंट के साथ जाके ब्लेंड हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। आई मेरी बात, मैं इसको वापस हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इंट्राकैप्सुलर है। आ रहा है समझ में, सी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से, ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, थोड़ा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना। देखो क्या क्या चीजों को कवर कर रहा है, ऑलिक्रेनन फोसा, ऑलिक्रेनन प्रोसेस, और फिर ब्लेंड कर जा रहा है एनुलर लिगामेंट के साथ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कैप्सूल बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। देखो ये है, देखो ये तो अपना हो गया, देखो ये ह्यूमेरस है, ठीक है ना, ये ह्यूमेरस का कैपिचुलम, ये ट्रोक्लिया, ठीक है, और ये इस हेड ऑफ द रेडियस पे अपना एनुलर लिगामेंट है ना, स्ट्रॉन्ग एनुलर लिगामेंट है इस तरीके से, ठीक है। और ये है अपना रेडियल फोसा, ठीक है, रेडियल फोसा, और ये अपना कोरोनेट फोसा है ना, कोरोनेट फोसा, रेडियल फोसा, ठीक है। और जो कैप्सूल है वो रेडियल फोसा को कवर करता हुआ, कैपिचुलम को कवर करता हुआ, ठीक है, ट्रोक्लिया को कवर करता हुआ, है ना, ट्रोक्लियर नॉच से होता हुआ, ठीक है, एनुलर लिगामेंट के साथ ब्लेंड कर जाएगा। सो दिस इज आवर कैप्सूल। अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये है अपना ऑलिक्रेनन फोसा, जिसके अंदर है अपना ऑलिक्रेनन प्रोसेस, ठीक है, और ये ऑफकोर्स यहाँ पे अपना एनुलर लिगामेंट है, ठीक है, और वो इस तरीके से, है ना, ऑलिक्रेनन फोसा को कवर करता हुआ, ठीक है, एनुलर लिगामेंट के साथ ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वो अपना ऑलिक्रेनन प्रोसेस को कवर करता हुआ एनुलर लिगामेंट के साथ ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, समझ गए, इस तरीके से लिगामेंट बन रहा है। आपको कैप्सूल समझ में आया, ये कैप्सूल बन कैसे रहा है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एल्बो जॉइंट में समझना सबसे खास बात होती है। एक तो ये और इसके लिगामेंट, बाकी फ्लेक्जन, एक्सटेंशन और मसल्स वसल सब बता देते हैं, ठीक है। सारा खेल यहाँ पे कैप्सूल का ये कि कौन से स्ट्रक्चर इंट्रा कैप्सुलर है और कौन से एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। अगर अपन बात करें, ये जैसे अपन ने देखा कैप्सूल, ठीक है, अब अपन बात करें साइनोवियल लाइनिंग की, ठीक है ना, साइनोवियल लाइनिंग की। तो जो साइनोवियल लाइनिंग है वो भी कैप्सूल की तरह ही काम कर रही है, ठीक है, बस वो आर्टिकुलर सरफेस को कवर नहीं करती, वो जो हर जॉइंट में ऐसा ही है कि साइनोवियल लाइनिंग आर्टिकुलर सरफेस को छोड़ के पूरा इनसाइड ऑफ द कैप्सूल कवर करती है, और साथ में ये भी एनुलर लिगामेंट के साथ ब्लेंड करती है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट तक चली जाती है। और यही रीजन है कि अगर कोई इन्फेक्शन एक जॉइंट में हो रहा है तो वो दूसरे जॉइंट तक इस तरीके से जा रहा है। अगर एल्बो जॉइंट को कोई इन्फेक्शन होगा थ्रू साइनोवियल लाइनिंग विच इज पासिंग डीप टू द एनुलर लिगामेंट, वो पहुंच जाएगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं फंक्शनली ये सब चीजें कनेक्टेड है, इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई अपनी साइनोवियल लाइनिंग। फिर अपन बात करते हैं बरसे की, यहाँ पे कोई बरसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अपन आते हैं लिगामेंट्स पे। किस पे आएंगे? लिगामेंट्स पे, ठीक है। लिगामेंट्स को समझना, देखो लिगामेंट्स कहाँ हो सकता है, ये अपना एल्बो जॉइंट है, लिगामेंट्स कहाँ हो सकता है? ऊपर, नीचे, मीडियल, लेटरल, करेक्ट, ये 4 जगह लिगामेंट्स हो सकता है। सोच के देखो, मैंने ऊपर लिगामेंट लगा दिया, लगा दो इस हाथ मेरा इस पोजीशन में, ठीक है, मैंने ऊपर लिगामेंट लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ लिगामेंट लगाया, क्या मैं फ्लेक्शन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। उसी तरीके से क्या मैं एक्सटेंशन कर पाऊंगा अगर नीचे लिगामेंट होगा? नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से ना ऊपर लिगामेंट है ना नीचे लिगामेंट है, नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो अब लिगामेंट होगा कहाँ पे? मीडियल और लेटरल, ठीक है, मेक सेंस। अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो बॉडी पूरी कॉमन सेंस ही बनी हुई है, ठीक है ना, कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे है, ठीक है। तो मीडियल साइड में जो लिगामेंट होगा, ऑफकोर्स अल्नार साइड में जो लिगामेंट है इसका नाम पड़ा अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। और लेटरल साइड में जो लिगामेंट है उसका नाम पड़ा रेडियल कोलेटरल
लिगामेंट। आगे मेरी बात समझ में, सबसे पहले अल्नार कोलैटरल लिगामेंट की बात करते हैं। देखो ये है अपना ह्यूमरस, ठीक है, ये अपना है ह्यूमरस इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये अपना ह्यूमरस है, ठीक है, और इसी के अंदर आ रहा है अपना अल्ना, यहाँ पे अपना अल्ना जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपना अल्ना का कोरोनेट प्रोसेस, समझ में आ रहा है, ये कोरोनेट प्रोसेस, ये ट्रोक्लियर नॉच, ठीक है, ये अपना ऑलिक-रेनन प्रोसेस जो कि पीछे ऑलिक-रेनन फोसा में जाएगा, ठीक है, और ये शाफ्ट बना देते हैं। आई मेरी बात समझ में आ रहा है। और मान लो यहाँ पे है अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है। मैं एक बार लेबलिंग कर देता हूँ, ये है अपना कोरोनॉइड प्रोसेस, ये है अपना ऑलिक-रेनन प्रोसेस, ठीक है, ये है अपनी मीडियल एपिकॉन्डाइल, समझ गए इस तरीके से। और ये नीचे ऑफ कोर्स ट्रोक्लियर नॉच है। देखना अल्नार कोलैटरल लिगामेंट क्या है, अल्नार कोलैटरल लिगामेंट एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ठीक है। तो उसके एक एंटीरियर बैंड है, एक पोस्टीरियर बैंड है, और जो लोअर एक नीचे बैंड है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक बैंड, जो कि लोअर फाइबर्स ऑफ एंटीरियर बैंड और लोअर फाइबर्स ऑफ पोस्टीरियर बैंड को कनेक्ट करता है। देखो एंटीरियर बैंड जो है वो अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल से कोरोनॉइड प्रोसेस तक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एंटीरियर बैंड है जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से कोरोनॉइड प्रोसेस तक आएगा, ठीक है। एक है अपना पोस्टीरियर बैंड जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से ऑलिक-रेनन प्रोसेस तक जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन ओब्लिक बैंड, ठीक है। इस तरीके से ओब्लिक बैंड है, तो आप समझ रहे ट्रायंगुलर लिगामेंट बन रहा है, एंड ऑफ कोर्स बीच में फाइबर्स तो है ना, बीच में फाइबर्स है। तो इस तरीके से एक एंटीरियर बैंड है, एक पोस्टीरियर बैंड है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला अपना क्या है, ओब्लिक बैंड, ठीक है। अब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की बात करते हैं। देखो अब मैं मीडियल एपिकॉन्डाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मान लो ह्यूमरस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये ह्यूमरस है, और मान लो ये इसका लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है। नीचे अपना है हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है, हेड नेक पूरी की पूरी रेडियस है, ठीक है, इस तरीके से। आगे मेरी बात समझ में, ये अपनी है रेडियस और वो ऊपर अपना लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज अवर लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हेड ऑफ द रेडियस पे अपना एन्युलर लिगामेंट। अब देखो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट क्या है, अल्नार कोलैटरल लिगामेंट एक ट्रायंगुलर लिगामेंट था, बट रेडियल कोलैटरल लिगामेंट एक फैन शेप लिगामेंट है जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल से आ रहा है और हेड ऑफ द रेडियस तक जा रहा है और फाइनली ब्लेंड कर जा रहा है अपना एन्युलर लिगामेंट के साथ। तो इस तरीके से एक लिगामेंट है, दिस इज कॉल्ड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। आई मेरी बात समझ में, एक बार डायग्राम में अपन देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो ये है अपना डायग्राम, करेक्ट, ओके। अब मैं एक बार लेबलिंग कर देता हूँ। सी ये है अपनी रेडियस, ये है अपना अल्ना, ठीक है, ये अपनी ऑफकोर्स ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पे रेडियस साइड आप देख सकते हो, ये है अपनी अल्ना, ये है अपनी रेडियस, ठीक है, और ये अपना ह्यूमरस, समझ। तो ये जो अल्ना है, देखो ये है अपना अल्नार साइड, जो अपन मिडल साइड से सेमीफ्लेक्स पोजीशन में एल्बो को देख रहे हैं। तो ये है अपना अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। आप इसके अंदर देखो, सी ये है अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये है अपना कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस। अब पीछे देखो ये अपना ऑलिक-रेनन प्रोसेस, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ऑलिक-रेनन बरसा भी है, देख रहे हो, ऑलिक-रेनन बरसा, ठीक है ना, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है, ये क्यों बताया मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऑलिक-रेनन प्रोसेस है, एक बार इसको हटा दो, ठीक है, बरसा वगैरह आप भूल जाओ, ठीक है, ऑलिक-रेनन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से कोरोनॉइड प्रोसेस पे आ रहा है, ये है अपना एंटीरियर बैंड, ये एपिकॉन्डाइल से ऑलिक-रेनन प्रोसेस पे जा रहा है, ये अपना क्या है, पोस्टीरियर बैंड, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो है अपना ओब्लिक बैंड, ठीक है ना, बीच में भी फाइबर्स तो है ही, समझ गए। ये है अपना अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। अब रेडियल साइड देखते हैं, देखो ये है अपना लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, और ये है अपना हेड ऑफ द रेडियस, अब देख पा रहे हो इस तरीके से, जहाँ पे एन्युलर लिगामेंट लगा हुआ है, और लैटरल एपिकॉन्डाइल से फैन शेप सारे स्ट्रक्चर जा रहे हैं, ठीक है, एक फैन शेप लिगामेंट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अगर ये चीज़ आ गई और ये डायग्राम बना दिया ना, आपका काम हो गया। टीचर को ना फाइनली यही चाहिए होता है, आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मत बनो, बट आप अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और इतना बता देना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है, इतना बता देना, मेरे टाइम पे मैं नहीं इतना बता पाता था, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें पकड़ में आ रही होगी, है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं रिलेशंस की, ठीक है, रिलेशंस की। देखो रिलेशंस की अपन बात करते हैं, एक होगा एंटीरियर, एक होगा मीडियल, एक होगा लैटरल और एक होगा अपना पोस्टीरियर। आई मेरी बात समझे।
एल्बो जॉइंट के एंटीरियर में क्या है, जो अभी अपन ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा का भले ही रूफ हो, फ्लोर हो, कंटेंट्स हो, क्या वो सारे एंटीरियर नहीं हो गए एल्बो जॉइंट के? करेक्ट हो गए। तो आपने जो भी चीजें पढ़ी थी क्यूबिटल फोसा में वो सारी चीजें एंटीरियर ही है। फॉर एग्जाम्पल मीडियन नर्व, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, बाइसेप्स का टेंडन है ना, वो सारी एंटीरियर ही है, ठीक है, बाइसेप्स टेंडन। और आपने फ्लोर में अपन ने पढ़ा था ब्रेकियलिस, आपको याद है, तो वो एंटीरियर ही हुआ। एक सुपिनेटर भी पढ़ा था, बट आपको याद है सुपिनेटर रेडियस को वाइंड करता था, है ना, तो वो एक्चुअली बनाता है उसका लेटरल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो सुपिनेटर लेटरली है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये होगा इसके लेटरल रिलेशंस। और लेटरली आपको क्या मिल रहा था, ऊपर से आ रही थी अपनी ब्रेकियोरेडियलिस, जो बाउंड्रीज थी वो भी तो कहीं ना कहीं हुई ना। तो ये एक हो गई अपनी ब्रेकियोरेडियलिस। मिडिल साइड में अपन ने देखा था अल्नार नर्व जा रही है, ठीक है, पीछे से ही सही, बट अल्नार नर्व है, ठीक है। साथ में अपन कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन लिख सकते हैं, लेटरल साइड में कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन लिख सकते हैं, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल से जितनी भी मसल्स आ रही है। पोस्टीरियरली आपको याद है अपन ने क्या पढ़ा था, ट्राइसेप्स, है ना, और एक छोटी सी मसल एंकोनियस। तो ये इसके रिलेशंस हो गए। देखो एक्चुअली अपर लिम के अंदर है ना, आप रिलेशन एक लिमिट तक अच्छे से लिख सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, ऊपर नीचे इन द सेंस कम होंगे चलेंगे, है ना। तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि रिलेशन एक एक वर्ड आना चाहिए। एक टीचर को आइडिया लग गया कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें को पकड़ा रखी है, आपने डायग्राम बनाया, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं बना पाता कोई, है ना। तो जितना अच्छे से चीज़ें समझोगे ना उतना फ़ायदा है, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये सारी वीडियोस है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत काम आते हैं। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से एनाट और फिजियो बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, फिर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इन्फ्लुएंसर बन के हर्ष टॉक्सिक रियलिटी ऑफ एमबीबीएस पे वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि तुम पहले कोई चीज़ समझते नहीं हो, फिर बाद में उम्मीद करते हो कि एमबीबीएस ईजी लगे। तो समय पे सही इंसान से पढ़ो ना, सही टीचर से पढ़ो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कितना स्टैंडर्ड है, कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है। मैं चाहूँ तो रिलेशन ना बताऊँ, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं, पर मुझे पता है कि तुम्हें कितना बताना है, कितना लिखना है और तुम्हें क्या आना चाहिए, क्योंकि मैं इंटर्नशिप में हूँ, मुझे पूरा एक ओवरऑल आइडिया लगा हुआ है कि तुम्हें ये इस टाइम पे यहाँ काम आने वाला है, तो मैं उतना ही बताऊंगा। तो बाकी आगे जाके दिक्कत नहीं होती है और नॉलेज कंपाउंड करती रहती है। कुछ लोग कहते हैं इतना तो याद ही नहीं रहेगा, याद तो किसी को नहीं रहता सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक, ठीक है, बट आपको पता होगा कि हाँ ये वहाँ था। बाकी लोगों की हर चीज़ एक टेंशन बनती जाएगी, आप लोगों की हर चीज़ एक कॉन्फिडेंस बनती जाएगी, हाँ ये पढ़ा था, रिपीटेटिवली वो चीज़ें आती रहेगी और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये हो गया अपना रिलेशंस। ओके, फिर अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की, ठीक है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, देखो सीधी सी बात है, अपन ने एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस पढ़ा था, और वही जो एनास्टोमोसिस है वो उसको ब्लड सप्लाई देगा। तो जो अपन ने एनास्टोमोसिस पढ़ा था अराउंड एल्बो जॉइंट, ठीक है ना, वही इसकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई की। देखो जो भी मेन नर्व्स अपन ने पढ़ी जो इस जॉइंट को क्रॉस करेगी वो इसकी नर्व सप्लाई बनाएगी, ठीक है। अपन ने मेन कौन सी बड़ी बड़ी नर्व्स पढ़ी, देखो एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है, वो उसको सप्लाई करती है ना भाई। जो भी नर्व एल्बो जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उसको सप्लाई करेगी, सीधी सी बात है। अल्नार नर्व हाथ तक जाने वाली, ये सारी नर्व्स हाथ तक जाएगी, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। तो ऑफकोर्स हाथ तक जाने के लिए एल्बो जॉइंट आएगा ही, तो ये सारी की सारी नर्व्स इसको सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व भी मैं लिख देता, बट एक्सिलरी नर्व ऊपर ही खत्म हो जाती है, तो वो कैसे इसको सप्लाई करेगी, करेक्ट। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं मूवमेंट्स की, ठीक है। तो मूवमेंट सीधी सी बात है, आपको पता लग गया दो ही मूवमेंट हो पा रही है, एक तो फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन, करेक्ट। सी देखो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अगर अपन फ्लेक्शन की बात करें तो कौन कौन फ्लेक्शन कराता है एल्बो जॉइंट पे, एक तो बाइसेप्स ऊपर से आ रही है, एक ब्रेकियालिस, ठीक है, ये दोनों कराएगी, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, और ठीक है एक और मसल है वो कराती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलिस, जो साइड से आ रही है ना, याद है, सुप्रा लेटरल कॉन्डाइलर रिड से आ रही है, बड़ी एक्चुअली अटैच होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। अगर कोई मसल जॉइंट से बहुत दूर अटैच होगी ना तो वो कभी भी स्ट्रांगली काम नहीं कर पाएगी, जॉइंट के पास होगी, उसका इंसर्शन पास होगा जॉइंट के, तब वो अच्छे से फ्लेक्स कर पाएगी। तो इसी वजह से ब्रेकियोरेडियलिस फ्लेक्शन तो कराती है बट एक वीक फ्लेक्सर है, ये कह लो एक्सेसरी मसल है। एक्सटेंशन की बात करें तो अपनी मेन मसल है ट्राइसेप्स, ठीक है, और एक पीछे छोटी सी मसल है ऑफकोर्स वीक एक्सटेंसर, दैट इज कॉल्ड एनकोनियस, करेक्ट, खत्म कहानी। तो ये होगा इसके मूवमेंट्स। देखो जब मैं एक जॉइंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एल्बो जॉइंट को देखोगे तो ये देखो, ये इसका लैटरल एपिकॉन्डाइल कैपिचुलम, राइट, इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो ये अपना है ह्यूमेरस।
पर आपने देखा है अल्ना सीधी नहीं लगी हुई, टेढ़ी लगी हुई। आप खड़े होकर देखो, आपका एल्बो जॉइंट ऐसे टेढ़ा है, समझ में आ रहा है? ये क्यों है? देखो, ये है अपना ह्यूमेरस, ये हो गई अपनी एक्सिस ऑफ ह्यूमेरस, ठीक है, और ये हो गई अपनी एक्सिस ऑफ अल्ना। आई मेरी बात समझ में? और एक्सिस ऑफ अल्ना, अल्लाह नहीं अल्ना, ठीक है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को अपन कहते हैं कैरिंग एंगल। क्या कहते हैं? कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्यों? क्योंकि कैरी करने के लिए बहुत इजी है, मैं भी आपको समझाऊंगा। भाई आपके ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में एक एंगल बन रहा है, राइट, तो इसे अपन कहते हैं कैरिंग एंगल। अब ये कैरिंग एंगल बनता क्यों है? भाई अल्ना टेढ़ा रखा हुआ क्यों है? क्यों? देखो, आप ध्यान से देखो, जब अपन ट्रोक्लिया बनाते हैं तो ट्रोक्लिया का जो लेटरल फ्लैंज है वो है थोड़ा ऊपर, और जो मीडियल फ्लैंज है वो है थोड़ा नीचे। इनके बीच में एक 6 mm का गैप है, और क्योंकि मीडियल साइड से थोड़ा नीचे है तो जब अल्ना लगाई जाती है ना तो अल्ना टेढ़ी लग जाती है, समझ गए? तो एक कारण तो ये कि ट्रोक्लिया का जो मिडिल फ्लैंज है वो 6 mm डीप है। दूसरा, कोरोनेट प्रोसेस है वो भी ओब्लिकली लगा हुआ है, इसी वजह से जो अपना एक एंगल बनता है ह्यूमेरस के एक्सिस और अल्ना के बीच में, जिसे अपन कहते हैं कैरिंग एंगल। और ये एंगल कब खत्म हो जाएगा? मान लो अभी भी आप देखो कि एक एंगल बना हुआ था, अगर मैं एक्सटेंशन करूंगा तो एक एंगल बना हुआ है, बट जैसे ही मैं फ्लेक्शन करता हूँ, है ना, फ्लेक्शन करते ही एंगल खत्म हो जाता है, समझ में आई? तो कैरिंग एंगल कब कब खत्म होता है? एक तो फ्लेक्शन में, ठीक है, और एक प्रोनेशन में। देखो, मैं जैसे अपना हाथ को प्रोनेट कर रहा हूँ कैरिंग एंगल खत्म होता जा रहा है, तो जैसे ही मैं सेमी प्रोनेशन वाली पोजीशन में आ जाता हूँ वहाँ पे भी अपना कैरिंग एंगल खत्म हो जाता है। और इसी वजह से इसका ये मतलब है आप कैरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो ये पेंसिल मैंने नीचे रख रखी है, या मान लो ये कोई खाना है, बिस्किट रखा हुआ है, तो अब मेरे पास कैरिंग एंगल है और मेरा हाथ जो है वो सेमी प्रोनेट पोजीशन में जाएगा, तो मेरे लिए बहुत ईजी है इस एंगल को कंट्रोल करना, साथ में प्रोनेशन सुपिनेशन के साथ हाथ से चीज़ों को उठाना और अपने मुंह तक लाना। तो कैरिंग एंगल एक प्रिसीजन बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, कि आप प्रिसाइजली इस काम को कर सको। ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आती, ये चीज़ कब समझ में आती है? जब कैरिंग एंगल डिस्टर्ब होता है। देखो, बेसिकली अगर कैरिंग एंगल की मैं बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 डिग्री तक है। वैसे ये फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, तो फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री तक होता है, मेल में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 13 डिग्री तक होता है। तो बेसिकली ओवरऑल ये 13 डिग्री तक होता है, बट फीमेल में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी के अंदर अगर एंगल बढ़ जाता है तो क्या होता है, एंगल कम हो जाता है तो क्या होता है, ये अपने आप में क्लिनिकल टॉपिक है। और वैसे भी अब अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है, तो आप अपन क्लिनिकल एनाटॉमी देखने वाले। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैरिंग एंगल को लेकर के। देखो, कैरिंग एंगल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा। अगर कैरिंग एंगल इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं क्यूबिटल वेल्गस। क्या कहते हैं? क्यूबिटल वेल्गस। और अगर डिक्रीज हो जाए इसे अपन कहते हैं क्यूबिटल वेरस। क्यूबिटल वर्ड मतलब एल्बो, तो एल्बो से रिलेटेड है। देखो, इसी एंगल को देखना, ठीक है। अब मान लो ये एंगल बढ़ जाता है, करेक्ट, सो दिस इज द एंगल, ठीक है। अब ये एंगल बढ़ गया ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं क्यूबिटल वेल्गस। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, एल आ रहा है, एल यानी लेटरल, अल्ना और लेटरल हो जा रही है तो कैरिंग एंगल बढ़ेगा, अल्ना अगर और लेटरल हो जाएगी तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिटल वेल्गस। और मान लो अगर कैरिंग एंगल कम हो रहा है, ठीक है, तो जो अपनी अल्ना है वो ह्यूमेरस की पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है, सी दिस इज द थिंग। तो ये जो कैरिंग एंगल कम हुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिटल वेरस। क्या कहेंगे? क्यूबिटल वेरस। आई मेरे पसंद में सी, ये है अपना नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, ये अपना नॉर्मल पोजीशन है। और अगर एंगल कम हो रहा है, आप देख रहे हो कैरिंग एंगल कम हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिटल वेरस। और अगर कैरिंग एंगल बढ़ रहा है सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिटल वेल्गस। अब क्यूबिटल वेल्गस में क्या होता है समझना, क्यूबिटल वेल्गस के अंदर एक्चुअली अल्ना और लेटरल साइड जा रहा है, तो जो मीडियल साइड है वो स्ट्रेच करती है। मीडियल साइड में अपना क्या है? अल्नार नर्व है। क्या है अपनी? अल्नार नर्व। ये अल्नार नर्व स्ट्रेच करेगी, और जैसे अल्नार नर्व स्ट्रेच करेगी तो अल्नार नर्व किसको सप्लाई कर रही है? हैंड की मसल्स को, इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ हैंड को, तो वहाँ पे एक पैरालिसिस या ये कुछ फील होगा। इस कंडीशन को अपन कहते हैं टार्डी अल्नार नर्व पैल्सी। आई मेरी बात समझ में? टार्डी अल्नार नर्व पैल्सी। टार्डी यानी क्रॉनिक, लेट, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अल्नार नर्व डैमेज होने लगती है और एक पैरालिसिस की तरफ को, यहाँ पे पैरालिसिस की तरफ अपन जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं टार्डी अल्नार नर्व पैल्सी, जो कि आपको क्यूबिटल वेल्गस की कंडीशन में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्नार नर्व मिडिल साइड है ना, तो वो स्ट्रेच करता है। आई मेरे बात समझ में? तो ये अपना एक पहला, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं, डेट इज
डिसलोकेशन। तो देखो एल्बो जॉइंट के डिसलोकेशन मेनली होते हैं पोस्टीरियर साइड। क्यों होते हैं अभी आपको समझ में आएगा। पोस्टीरियर साइड होते हैं, देखना मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ। सी सबसे पहले दिस इज अवर नॉर्मल एक्सरे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो ये है अपनी अल्ना, ये अपनी रेडियस, ठीक है। ये अपना कोरोनोइड प्रोसेस, ये ट्रोक्लियर नॉच और ये अपना ओलिक्राइनल प्रोसेस, करेक्ट। आई मेरी बात समझ में। और ये ह्यूमरस है अपना, ठीक है। मान लो कोई भी एल्बो जॉइंट पे हिट आएगा, हिट, तो ये एल्बो जॉइंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा पोस्टीरियर साइड ही जाएगा। आप समझ रहे हो, इस डायग्राम को देख के आइडिया लग रहा होगा, इस एक्सरे को देख के आइडिया लग रहा होगा, कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं एक्सटेंशन भी रखूंगा, हिट आएगा वो पीछे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अल्लाह लगाई इस तरीके से है। और जैसे कोई हिट आएगा, सी दिस इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन, और जैसे कोई हिट आएगा, इस हिट को आगे रोक कौन रहा है, एक्चुअली रोक रहा है अपना कोरोनोइड प्रोसेस। कौन रोक रहा है, कोरोनोइड प्रोसेस, करेक्ट। और जैसे अपना हिट आएगा तो अपना कोरोनोइड प्रोसेस ब्रेक कर जाएगा। समझ गया मेरी बात। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जितने भी होंगे सब में कोरोनोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होएगा। कॉमनली फ्रीक्वेंटली आपको कोरोनोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्रैक्चर ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा क्लिनिकल, ठीक है। तीसरे की अपन बात करें तो वो है अपना गोल्फर्स एल्बो एंड टेनिस एल्बो, ठीक है। एक्चुअली गोल्फर्स एल्बो को अपन मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस भी कहते हैं, और टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस। समझ गए मेरी बात। मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस और लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस, देखना क्या हो रहा है। तो एक्चुअली गोल्फर्स एल्बो बेसिकली गोल्फ प्लेयर्स में देखने को मिलता है, उसी तरीके से टेनिस एल्बो अपने टेनिस प्लेयर्स के अंदर देखने को मिलता है। ड्यू टू जैसे टेनिस है तो टेनिस के अंदर एक्सटेंशन मसल्स का यूज बहुत होता है, तो एक्सटेंशन मसल्स लेटरल एपिकॉन्डाइल से आ रहे हैं, ठीक है। और उसी वजह से उस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं टेनिस एल्बो। और सेम चीज गोल्फ प्लेयर्स में देखने को मिलती है, मीडियल साइड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस या फिर गोल्फर्स एल्बो, है ना। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, अपन हर चीज मीडियल टू लेटरल ही देखते हैं ना। जैसे अपन ने क्यूबिटल फोसा में भी देखा था एमबीबीएस, मीडियल टू लेटरल, तो यहाँ पे भी आप मीडियल टू लेटरल देख सकते हो, जी टी ग्रैंड टेस्ट। तो ऐसे ही याद रहेगा, गोल्फर्स मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस है, टेनिस एल्बो लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस है, करेक्ट। ये वाली बात है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे अपन कहते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स एल्बो। वैसे ये पढ़ा अपन बहुत आराम से देते टेनिस एल्बो, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी मेरे 1 साल पहले मेरे पापा को हुआ था टेनिस एल्बो, ठीक है। अब टेनिस एल्बो होने की वजह से वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। अब जैसे बाइक चलानी है, मैंने बताया ना वो अगरबत्ती पापड़ ऐसे बॉक्स देने जाते दुकानों पे। अब मान लो बाइक चलानी है, तो बाइक चलाएंगे अपन, ठीक है। तो बाइक चलाने के अंदर एक्सटेंशन होता है रिस्ट का, जिसका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से मसल्स आ रही है। और क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, वो बाइक ही नहीं चला पाते थे, इनफैक्ट वो खाना ही नहीं खा पाते थे, उनको हर 2 मिनट में ऐसे ऐसे करना पड़ता था। तो ये बहुत बेकार कंडीशन है। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता है रेस्ट करो, रेस्ट करोगे तभी ये ठीक होगा, 2-3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा, हाथ को ज़्यादा दिक्कत मत दो, और एक बैंड आता है इसके लिए, ठीक है। तो अब यार दिक्कत पता क्या होती है, गरीब आदमी रेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका धंधा चल रहा है, अगर उसका बिजनेस रुक जाएगा अगर वो रेस्ट करेगा तो कोई और सामान किसी और से ले लेगा, है ना। तो फिर मैं 1 महीने के लिए घर पे गया था, मैं खुद दुकानों पे जाके पापा का सामान छोड़ के आता था, और ऐसे जाके उनका ठीक हुआ, वरना तो बहुत बहुत परेशानी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एल्बो की। देखो स्टूडेंट्स एल्बो को समझना क्या होता है क्लास में, इसको स्टूडेंट्स एल्बो क्यों कहते हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स एल्बो ओलिक्राइनल बर्साइटिस है। मैंने आपको बताया था ना, ओलिक्राइनल बर्सा भी दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो ये ओलिक्राइनल बर्साइटिस, बर्साइटिस यानी ओलिक्राइनल बर्सा में इन्फ्लेमेशन। क्या होता है, बच्चे जैसे क्लास में स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, तो वो अपना हाथ को इस तरीके से रखते हैं, है ना, फ्लेक्शन पोजीशन में, और अपना जो हैंड्स पे वो अपना मुंह को रख के टीचर की बात सुनते हैं। तो बहुत टाइम तक ऐसे रखने की वजह से ये बर्से के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसे अपन कहेंगे ओलिक्राइनल बर्साइटिस, या फिर कह लो स्टूडेंट्स एल्बो, क्योंकि स्टूडेंट्स में जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था अपना स्टूडेंट्स एल्बो। आई मेरी बात समझ में। इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये ओलिक्राइनल बर्सा जो है वो इन्फ्लेमेशन कर गया है, तो दिस इज अवर ओलिक्राइनल बर्साइटिस, जिसे अपन स्टूडेंट्स एल्बो भी कहते हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट पुल्ड एल्बो की। देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बच्चों के पापा जिम जाते हैं,
अब जिम जाने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा उनका एक है ना एटीट्यूड एकदम ऐसा होता है कि हाँ भाई हमारे में बहुत बॉडी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनका बेबी उनके साथ, तो वो बच्चे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अगर बच्चे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो बच्चा ऐसे हाथ देगा, पापा लोग ऐसे हाथ पकड़ेंगे। मान लो कोई आगे खड्डा आया, तो जैसे खड्डा आएगा तो वो बच्चे को क्या बोलेंगे, बेटा जंप, जूनियर जंप। तो जंप करने को बोलेंगे तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो बच्चे का हाथ खींचते हैं और उसके दम पे वो बच्चा जंप करता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने हाथ खींच रखा है तो जो रेडियस है, मैंने आपको बताया था रेडियस का हेड एन्युलर लिगामेंट के अंदर है, वो रेडियस का हेड एन्युलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है और इस कंडीशन को अपन कहते हैं पुल्ड एल्बो। बेसिकली ये 5 साल से नीचे के बच्चों में देखने को मिलती है क्योंकि वो एरिया अच्छे से डेवलप नहीं होता है ना। तो इस तरीके से होता है पुल्ड एल्बो। देखो जैसे ही आपने यहाँ फोर्स लगाया तो ये जो रेडियस है आप देख रहे हो ये पुल हो जाती है, एन्युलर लिगामेंट से बाहर आ जाती है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं पुल्ड एल्बो। तो ये नॉर्मल पोजीशन है, आप देख सकते हो कैसे हेड ऑफ द रेडियस एन्युलर लिगामेंट में लगा हुआ है, बट आप पुल कर लोगे तो ये हेड ऑफ द रेडियस निकल जाएगा, ठीक है, स्लिप कर जाएगा उस एन्युलर लिगामेंट से, तो उसको वापस अटैच करना पड़ता है। सो दिस इज कंडीशन कॉल्ड पुल्ड एल्बो। तो ये सारे क्लिनिकल थे अपने एल्बो जॉइंट को लेकर के। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी मैं थोड़ा उदास हूँ, पता है मतलब अभी मम्मी का कॉल आया है, ठीक है। एक्चुअली ना क्या है ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा लफड़ा है गरीबी। मम्मी का कॉल आया, ठीक है, मतलब मम्मी कह रही है कि पापा अभी हमारे क्या 2 शादियाँ आ रही है, ठीक है, रिश्ते में थोड़ा पास के रिश्तों में 2 शादियाँ आ रही है। एक शादी है 28 को, एक शादी है 29 को, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई, क्या होता है शादी होती है तो अपन को कवर वगैरह सब देना रहता है, ठीक है, करीबी हो तो फिर भात वात सब देना पड़ता है। तो मम्मी कह रही है इतने 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 पैसे यहाँ पे इनको दे देते। अब पापा ना करते क्योंकि कमाना है, सब देखना है, ठीक है। और इस बात पे झगड़ जाते। मेरे घर पे इतने झगड़े होते, बहुत झगड़े होते, मैं परेशान हो जाता हूँ मम्मी पापा के बीच में। और उसका सारा रीज़न कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के ही होता है। अब मम्मी कह रही है पापा को समझा, अब पापा को समझाऊंगा, ऐसे ही चलता रहता है। पापा को बोलूँगा पापा यार कर दो यार, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा बहुत तो अपन को करना पड़ेगा जैसा भी है। फिर पापा समझाएंगे मेरे को, भाई तुझे क्या पता कितना मुश्किल से पैसे आते, ये वो घर देख के चलना है कि नहीं, अपन को आगे का भी सोचना है। फिर ये बात मैं मम्मी को कॉल करके समझाता हूँ, ठीक है, कि मम्मी ऐसे ऐसे। फिर मम्मी मुझे सुनाती है, भाई कितना ही हो थोड़ा कम दे दो, पर देने तो पड़ेंगे ना, थोड़ा तो ऐसा अच्छे से देना पड़ेगा, रहना भी है, सब देखना पड़ता है, रिश्ते वगैरह। मैंने कहा यार क्या लफड़ा है यार, हर चीज़ में दिक्कत, बहुत जजमेंटल है दुनिया। मतलब पैसे ना होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शादी में जाना रहेगा, ठीक है, तो कार होनी चाहिए, हम 4 लोग हैं, कार नहीं है, एक सिर्फ बाइक है। फिर किसी किसी को कहेंगे कि यार आप लोग वहाँ जा रहे हो तो हमें भी छोड़ दो, है ना, कि कार में जगह है कि आप क्या ऐसा करके। गरीबी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी कार नहीं है। उम्मीद है यार सब चीज़ अच्छी होगी एक टाइम लाइफ में आके। मतलब ज़िंदगी में सारा लफड़ा ही गरीबी का है, गरीबी बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको एल्बो जॉइंट की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरीके से अब अपन बढ़ेंगे फोर आर्म के अंदर। आप समझ गए, अपन ने आर्म कवर कर लिया, एल्बो जॉइंट कवर कर लिया, अब अपन फोर आर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। कमेंट मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, मैं बहुत मेहनत से ये सब वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। अभी मेरे को फटाफट पोस्टिंग जाना है, मैं शाम को 6 बजे आऊँगा, सुबह सुबह ही शूट करके जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।